किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आज का दिन होता है सोमवार और आज हम बातचीत कराते हैं अपने मेहमान विशेषज्ञों से। किसान भाइयों की सीधी बातचीत होती है और आपकी शंकाओं का, आपकी जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का तत्काल समाधान भी यहाँ दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले तो हम मिल लेते हैं आज के हमारे मेहमान से। हमारे साथ हैं श्री R.K.S. राठौर साहब, जो कि उप महाप्रबंधक हैं। इफ़को के नाम से कौन परिचित नहीं होगा किसान भाइयों। इफ़को संस्था के आप उप महाप्रबंधक हैं, भोपाल में आप पदस्थ हैं। स्वागत कार्यक्रम में राठौर साहब आपका। और साथ में सफल किसान बहन हमारी, आज भाई नहीं बहन है हमारी, और ये हैं आशा उइके जी, ग्राम लुल्का, जिला रायसेन, यहीं भोपाल के पास में है, लेकिन बहुत संघर्षशील और बहुत प्रगतिशील किसान हम इन्हें कहेंगे। तो आज इन दोनों मेहमान विशेषज्ञों से हमारी बात होगी और साथ ही बहुत सारी जानकारी भी हम आपस में बांटेंगे। आपको मालूम ही है हमारे फ़ोन नंबर किसान भाइयों 180023300040, ये फ़ोन नंबर है, टोल फ्री नंबर। आप इस पर खुलकर बातचीत कीजिए, अपने अनुभव रखिए, और जो कुछ भी आप उर्वरकों के संबंध में, और विशेष रूप से हमारे जो किसान भाई उद्यानिकी फसल बोते हैं उनके लिए सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन कैसे हो करें वो, और कैसे उर्वरकों का प्रयोग वो अपनी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए करें, इसकी सारी जानकारी आपको आज मिल सकेगी। ज़रूर से प्रश्न कीजिएगा, अपने अनुभव बताइएगा। आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस समय खेतों में क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी हम चाहेंगे राठौर साहब आपसे। अभी हमारे खेत लगभग खाली, क्योंकि रबी फसलों की कटाई हो चुकी है जी। तो खेत हमारे ज़्यादातर खाली हैं। और कुछ किसान भाई अपने क्षेत्र में जो है कुछ कद्दू वर्गीय या खीरा वर्गीय फसलों को, जैसे कद्दू, लौकी, तोरई, ये इस प्रकार की फसलें लगी हुई हैं, तो उनकी तोड़ाई भी चल रही होगी किसान भाइयों के पास। तो उसमें थोड़ा सा सिंचाई का, समय पर सिंचाई का ध्यान रखें, और उसमें बीच बीच में अगर उर्वरकों की आवश्यकता हो तो उसको छिड़काव के माध्यम से दिया जा सकता है। साथ ही जहाँ पर खेत खाली हैं तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो समय का उपयोग करके हमारे खेत की मिट्टी की जांच अभी करा सकते हैं। उसके लिए मिट्टी का नमूना लेके दे सकते हैं। इफ़को भी इस कार्य को करती है और निःशुल्क मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट उनको मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई किसान भाई जो है अगर फल के पौधों का रोपण करना चाहते हैं तो उसके लिए गड्ढों की खुदाई का ये सही वक्त है कि उसका कार्य भी कर सकते हैं, जिससे कि उसकी मिट्टी खोद कर डाल दें तो कुछ दिन खुली रहेगी, जिससे हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारियों और फंगस का प्रकोप कम होगा, और उसके पश्चात वो वर्षा होने पर उसमें पौधरोपण कर सकते हैं। कितनी अच्छी आपने बात बताई कि किसान तो कभी खाली होता नहीं है। खेत खाली हो जाएगा लेकिन किसान कभी खाली नहीं होगा, उसे लगातार कुछ न कुछ काम करना होते हैं। और अभी जो फसलें हैं, कुछ सब्जियों की फसलें हैं, कुछ मूंग उड़द की फसलें, और उसमें वो लगकर कार्य करेगा तो उसे कुछ ना कुछ अतिरिक्त आमदनी, क्योंकि गर्मी की फसलें हम मानते हैं कि मुख्य फसलों के अलावा हमें आय देने वाली होती हैं, और इस लिहाज से इन फसलों का भी अपना महत्व होता है और उसकी देखरेख हमें पूरी करना पड़ेगी। राठौर साहब, एक और प्रश्न उठता है कि हम जो जिस तरह से हम भोजन करते हैं, और भोजन एक ही तरह का नहीं करते, हम सब्ज़ी भी खाते हैं, हम दाल भी खाते हैं, हम चावल भी खाते हैं, रोटी और मोटे अनाज भी खाते हैं। उद्देश्य रहता है कि हमको अपने शरीर के लिए अलग अलग तत्वों की पूर्ति होती रहे। क्या यही बात हमारे पौधों पर भी लागू होती है? क्योंकि खाद तो हम देते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल सही। आपने अपने प्रश्न का उत्तर एक तरह से अपने बात में ही, प्रश्न में ही दे दिया कि जिस प्रकार से किसी भी हमको अपने जीवन चलाने के लिए भोजन की, और भोजन में विभिन्न तत्व, विटामिन, इन सब की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी फल हो, चाहे वो उद्यानिकी फसल हो या अनाज वाली फसल हो या कोई सी भी फसल हो, किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए या सफल उत्पादन करने के लिए उसको बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। और अगर हम वैज्ञानिकों ने जो बताया है अभी तक कि उसमें लगभग 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, पर उसमें से तत्व सभी आवश्यक होते हैं पौधे की बढ़वार के लिए, लेकिन उसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसी के आधार पर इसको जो है
वैज्ञानिकों ने 3 वर्गों में बांट दिया कि मुख्य पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता तत्वों की होती है उनको हम मुख्य पोषक तत्वों के ग्रुप में रखते हैं और इनकी आपूर्ति हम फसल की आवश्यकता अनुसार विभिन्न माध्यमों जी से हम करते हैं। आपके इसी प्रश्न पर हम लौटेंगे राठौर साहब, लेकिन अभी हमारे पास बाराबंकी यूपी के एक किसान हैं राम स्वरूप मिश्र, नंद स्वरूप मिश्रा जी, और ये हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं, हर कार्यक्रम में हमसे प्रश्न करते हैं। स्वागत आपका नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। हाँ जी जी। मैं जानना चाहता हूँ जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, अब पोषक तत्वों को संतुलित प्रयोग हम कैसे करें? क्योंकि जो छोटे छोटे तत्व होते हैं इसमें जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, कॉपर, बोरान, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये ऐसी तत्वों के अलावा और हमें कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए जिससे हमारे खेतों में जो है तत्व की पूर्ति रहे? दीजिए, आप तो आपने कृषि खुद ही विशेषज्ञ की तरह उत्तर दे दिया, इतने सारे सभी 16 पोषक तत्वों के नाम ले दिए। राठौर सर, मैं मिश्रा जी को ये बताना चाहूँगा कि आपको अच्छी जानकारी है और आपने सारे तत्वों की जानकारी तो खुद ही दे दी, लेकिन इनका केवल प्रबंधन, हमको समय पर सही मात्रा में आपूर्ति करना, ये हमारा काम है कि हम किस तत्व को कैसे और कब किस प्रकार से दें फसल में। तो इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मैं बात कर रहा था, ये मुख्य पोषक तत्व हैं, इनकी सबसे ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो जैसी बात की मिश्रा जी ने कि संतुलित मात्रा में कैसे दें, तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि हमारे खेत की मिट्टी में क्या कमी है और कौन सा तत्व ज़्यादा है या कौन से तत्व की कमी है। अब मिट्टी का परीक्षण कराने में हमको उसके अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है। जैसा कि आपने पीएच मीटर आता है, उसमें 5.5 से 8.5 पीएच वाली ज़मीन को सामान्य माना गया है। अगर किसी ज़मीन की पीएच 5.5 से कम होती है तो वो अम्लीय मानी जाती है, और जो 8.5 से ज़्यादा होती है 8.5 से, तो उसको क्षारीय ज़मीन माना जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संतुलित की बात करते हैं तो उसमें हमारे तत्व तो 2 तरह की खादों के रूप हैं, माध्यम हैं, कि एक होता है कार्बनिक या जैविक खाद और दूसरा है अकार्बनिक या रासायनिक खाद। रासायनिक माध्यम हो सकता है। तो जहाँ तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, क्योंकि जैविक खाद हमारी ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी है, जो कि हमारी ज़मीन को, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखे, जिससे कि उसमें जो तत्व हैं वो सभी तत्व उसमें उपलब्ध है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। लेकिन हमको अच्छा फसल उत्पादन पाने के लिए कुछ तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसकी हम पूर्ति रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से तो करते हैं। किसान भाइयों, अभी हमने ये सीखा कि हमको 16 तत्वों की आवश्यकता है, जो कुछ तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनको हम मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं, बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, चाहिए ज़रूर लेकिन कम मात्रा में। और इस सब का संतुलन बनाकर अगर आप निकल लिए तो फिर हमने अच्छा उत्पादन के साथ साथ पौधों को भी स्वस्थ कर लिया, फसलों को स्वस्थ कर लिया। हमारे साथ अभी जो एक सफल किसान हैं, आइए इनसे भी हम मुलाकात करें। आशा उइके जी, यहाँ रायसेन में एक सुदूर गांव है, 1 ग्राम है, बहुत कठिनाई से अभी तक सड़कें भी वहाँ तक नहीं पहुँची हैं, लेकिन वहाँ पर रोशनी की किरण फैला रही हैं आशा उइके जी, जो सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा पुंज बनी हुई हैं। आशा जी, छोटी सी कहानी आपकी मुँह से हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सर। नमस्ते सभी को। मेरा नाम आशा उइके है, ग्राम डुलका, ब्लॉक ओबुदुल्लागंज, जिला रायसेन से। हमने जो शुरुआत की है मिलेट्स पे, तो हमारा जो गांव है वो पथरीला है, वर्षा आधारित है, और जब हम लोगों ने इसकी, कम किसानों ने इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने मिलकर आधा एकड़ में कोदो डलवाया, तो इसका उत्पादन हुआ। और इसमें हम लोगों को अब फिर इसका मार्केटिंग में हमें बहुत दिक्कतें भी आई कि अब कोदो तो कोई जानता ही नहीं है बाहर, बहुत कम कैसा होता है। अगर इसको हमने तो उत्पादन करके अब निकाल के रख लिया है, तो इसको अब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि इसको बनाना कैसे है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तब तक किसी को फ़ायदा क्या है ये पता नहीं चलेगा और इसको कैसे इसका उपयोग करना है, तो इसका मार्केट मिलना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने इसका कुछ कुकीज़ वगैरह तैयार किए।
कुछ बिस्किट बनाए बहुत कम स्तर पे, जैसे जो छोटे छोटे मेले होते हैं उसमें लेके गए, लड्डू बनाए, उसमें खीर बनाई, रागी की मठरी बनाई। और इसके साथ ही हम लोगों ने कोदो, कंगनी, रागी, सबा, इन सब के पोहे, ज्वार बाजरा का भी हम लोगों ने इसके पोहे बना के रखे। इसमें क्या, ये नॉर्मली पोहा की तरह बनता है, इसको बनाने में बहुत आसानी होती है। जी जी, तो मूल बात यह हुई कि एक लुल्का एक छोटा सा आदिवासी वन ग्राम है, छोटे से 70-80 परिवारों का पूरा की गांव है, जहां बहुत कठिन परिस्थिति थी, ज़मीन बहुत कठोर थी, पानी के साधन नहीं थे, इन लोगों को कुछ उत्पादन मिलता नहीं था। और ऐसे में एक राह पकड़ी एक महिला आशा उइके के ज़रिए जो है सशक्तिकरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है, आत्मनिर्भर बन चुकी है, अपने आय के स्रोत हैं। इस कहानी को हम आगे भी आपसे इसके चरणों के बारे में पूछेंगे। फिलहाल हम राठौर साहब से जानना चाहेंगे। राठौर साहब, जब हम उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं तो एक तरफ हमारे पास शस्य फसलों का, जो सामान्य फसलें हैं, उसका रकबा तो 150 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा होता है जी। रबी और खरीफ अगर अलग अलग हम देखें तो 150 लाख हेक्टेयर होने लगा है। सारी ज़मीन हमने वो दोहन कर लिया है, समझ लीजिए 370 लाख हेक्टेयर में से 150 लाख हेक्टेयर ले लिया है। लेकिन उद्यानिकी की फसलें उसके मुकाबले 20 से 30 लाख हेक्टेयर में बोई जाती हैं, वो भी सेब फसलों के रूप में बोई जाती हैं। पर पोषण तो उनका भी करना है, क्योंकि अब समय है प्रतियोगिता का। अगर आपको अलग से आय चाहिए तो आपको दूसरी फसलों के साथ साथ नियमित आमदनी के लिए आपको उद्यानिकी फसलें बोना है। उद्यानिकी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन का क्या महत्व है? देखिए, हम बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया कि किसी भी पौधे को तत्वों की सभी की आवश्यकता है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और कुछ की कम होती है। उसी प्रकार से जितने प्रकार के पौधे हैं, जैसे दाल वाले पौधे, अनाज वाली फसलें या सब्जी वाली फसलें, फल वाले पौधे, तो इन सब का स्वाद भी अलग होता है, उनको भी अलग अलग तत्वों की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे अनाज वाली फसलों में बढ़वार के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हमको ज़्यादा करनी पड़ती है, जो किसी भी माध्यम से हम करें, चाहे वो जैविक या रासायनिक रूप में। उसी प्रकार से सब्जी और फल वाली फसलों में चूँकि इनमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक मात्रा में लगती है। और उसकी पोटास खासकर हमको किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि पोटास की वजह से कोई भी अगर आप सब्जी कर रहे हैं या फल कर रहे हैं, उसका वजन बढ़ना, उसमें चमक आना, ये सब लक्षण जो है पोटास की वजह से होते हैं। साथ ही साथ पौधों में रोग रोधक क्षमता और कीड़े बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आती है, वो पोटास की वजह से ही होती है। तो इसलिए इसका पोटास का ज़्यादा महत्व है इसमें सब्जी वाले। हम आशा दीदी से भी जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन से खादों का प्रयोग कर रही हैं अपने उत्पादन के लिए? वैसे तो सर इसमें ज़रूरत नहीं है, मतलब श्री अन्न में आपको कोई विशेष जरूरत नहीं है? हाँ, विशेष ज़रूरत नहीं है इसमें। वैसे तो ये एक तरह का देखा जाए तो घास ही है। अगर इसमें हम खाद थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन इसमें दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दवाइयों के स्प्रे से ये ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग इसका भी प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। तो खाद वगैरह भी अभी तक हम लोगों ने इसमें नहीं डलवाया है, ना ही हम लोग डाल रहे हैं जी। तो हम लोग इसको बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। तो ये दो विशेषताएं, दोहरी विशेषताएं हो गई। एक तो आप श्री अन्न कर रहे हैं, ऊपर से आप ऑर्गेनिक श्री अन्न कर रहे हैं, यानी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक आप अनाज उत्पादन कर रहे हैं, और ये शहरी उपभोक्ताओं को काफ़ी पसंद आ रहा है। जी बहुत। और हम लोगों ने जब स्टॉल लगाया था तो बहुत सारी जगह उनको पॉलिश वाला मिला, तो उनने कम रेट में भी दिया। हमारा अनपॉलिश था, फिर भी हम लोगों ने इसको 150 रुपये केजी में दिया। तो हमें बोला कि वहाँ तो हमें इतने कम में दे रहे हैं, और उनका तो बहुत साफ़ सुथरा है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट है। तो हमने बोला ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको एक बार बना के, और इसका टेस्ट अलग आएगा, और उसका तो दोबारा से आते हैं ग्राहक। क्या बात है, मतलब आपने अपनी बात रखी कि ये ऑर्गेनिक है, इसलिए इसके मूल्य हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। आशा जी, आपसे और राठौर सर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा विराम। मिलते हैं इसके तुरंत बाद। जब जब बदलाव आया है, वो अपने साथ खुशहाली लाया है।
तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन के साथ जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की, जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल कर रहेगा। दूरदर्शन के साथ देश के किसानों का अपना चैनल जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में। पुनः स्वागत है हमारे किसान भाइयों का। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन और आज के इस सजीव कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उर्वरकों से संबंधित संस्था, जो सहकारी संस्था है इफ़को, उसके उप महाप्रबंधक RKS राठौर साहब से, और साथ ही सफल कृषक बहन हमारी आशा उइके जी। ये श्री अन्न के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है और साथ ही जैविक फसल उत्पादन भी आप करती हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उर्वरकों का उद्यानिकी फसलों में क्या महत्व है और किस किस पोषक तत्व का किस तरीके से पौधे उपयोग कर पाते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब हम उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं तो सामान्य फसलों में तो 19-20 हो जाता है, ज़्यादा उर्वरक डल गया, कम उर्वरक डल गया, कोई बात नहीं। जो उद्यानिकी फसलें बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन पर क्या असर हो सकते हैं और उसमें क्या सावधानियां हमको रखना चाहिए उर्वरकों के प्रयोग में? देखिए किसान भाई, हमारे जो है अभी अगर मैं बात करूं, देश सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले जो उर्वरक होने वाले पूरे देश में या ज़िले में या प्रदेश में कहीं की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो है यूरिया, और दूसरे नंबर पर अगर कोई उर्वरक है तो वो है DAP जी। और यूरिया में जो 46% नाइट्रोजन होता है, लोग किसान भाई जो है उसका ज़रूरत से ज़्यादा भी उपयोग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पौधों की फसल को भी नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। जिससे कि क्या होता है कि जब यूरिया हमारी ज़मीन में जाता है तो पौधे की जितनी भूख है उतना तो पौधा नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है जड़ों के माध्यम से, लेकिन जो अधिक नाइट्रोजन होता है वो पानी के साथ घुलकर या तो ज़मीन के नीचे हमारे जो भूमि जल स्रोत हैं उनमें जाके मिलता है, तो हमारे भूमि जल को, क्वालिटी को, गुणवत्ता को ख़राब करता है। और अगर हमारी मिट्टी में लंबे समय तक पड़ा रहता है ज़्यादा नाइट्रोजन तो वो ज़मीन की अम्लीयता को प्रभावित करता है और अम्लीयता को बढ़ाता है। तो क्या संतुलित उर्वरक देना, खादों के साथ देना, ये क्या सही समाधान है? खादों के साथ देना ही संतुलित उर्वरक उपयोग कहलाता है कायदे से, क्योंकि क्या है कि दो चीज़ें हमको, एक तो उत्पादन भी लेना है हमारे किसान भाई को अधिक से अधिक, और उसका ज़मीन भी सुरक्षित रहे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारे लिए आय का स्रोत किसान के लिए वो ज़मीन है।
तो ज़मीन को अगर सुरक्षित रखना है तो किसान भाई कार्बनिक अथवा जैविक खाद, चाहे वो गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या हरी खाद के रूप में हो, किसी भी प्रकार से उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में जाना चाहिए, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति उससे लंबे समय तक बनी रहती है। और अगर पौधे को देना है तो हम संतुलित मात्रा, मतलब उसको कम छोटे छोटे टुकड़ों में दें, जो कि पहले तो मिट्टी परीक्षण कराएं, उसके आधार पर हमको जिन तत्वों की आवश्यकता हो उन्हीं तत्वों का उपयोग करें। साथ ही साथ जो किस वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि हम जैसे जब फसल को लगाते हैं तो नाइट्रोजन की लगभग 1/3 या आधी मात्रा बुवाई के पूर्व और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व दे देनी चाहिए, और उसके बाद यूरिया की जो शेष मात्रा है वो 2 से 3 बार, बल्कि सब्जियों की फसल में छोटे छोटे टुकड़ों में कम कम मात्रा का उपयोग कई बार अगर करते हैं किसान भाई तो उसका ज़्यादा फायदा उसमें मिलता है। तो ये एक पूरा पैकेज है कि हमें कब कब कैसे कैसे कौन कौन से पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए और ख़ास करके उद्यानिकी फसलों में किस तरह सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आशा उइके जी, हम आपकी ओर फिर से आ रहे हैं। कौन कौन सी आप श्री अन्नों का उत्पादन कर रही हैं और उसके उप उत्पाद किस तरीके से बना रही हैं हमारे किसान भाइयों को, और ख़ास करके बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए इसका जवाब। हम लोग अभी हमारे क्षेत्र में कोदो लगा रहे हैं, कुटकी हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है जी। कंगनी और सवा, ये 3 उत्पाद हम लोग अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं। हाँ। और इसका उत्पादन करके हम लोग सर जी, हाँ, आपके ये फसलें हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं जो मोटे अनाज हैं। हाँ जी। जी। तो ये हमारी जो फसल है इसका उत्पादन करके हम लोग, मैं बहनों को यही संकेत देना चाहूँगी कि ये उत्पादन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम ये उत्पादन करके हमारे कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जिस चीज़ का हमने पहले जो कि इस चीज़ को देखा नहीं था, सुना नहीं था, और उसके आज इतने फ़ायदे हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, और इस अनाज को खाने के बाद में ये पूरा दिन अपने को मेंटेन रखता है, मतलब इससे पूरा दिन हल्का फील होता है और भूख ज़्यादा नहीं लगती है, ये हल्का खाना होता है। तो वे तो यही संकेत देना चाहूँगी कि और इस महिलाएं इसको करके जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसको कर रही हैंगी तो अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनी हैंगी कि हम ऐसा एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके कुकीज़ तैयार कर रहे हैं जो मार्केट में जा रहा है, जिससे हमारी अर्निंग भी हो रही है, हमें फ़ायदा भी हो रहा हैगा और आगे चल के इस पे मार्केटिंग में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए आपने कितनी अच्छी बातें बता दी कि एक तो इसमें शुगर कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, हाईली रिच प्रोटीन वैल्यू वाले ये कहलाते हैं, ज़्यादा पोषक तत्व इसमें होते हैं और खाने से हल्का महसूस होता है, स्वास्थ्यकारी है। राठौर सर, बात जब यूरिया और पोटाश की हो रही थी, छिड़कने की बहुत परेशानी होती है, इसको वहाँ किसानों तक बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, कैसे ऐसे आसान करेंगे, जल्दी से बता दें। देखिए अभी हाल ही में जो है इफ़को ने जो है यूरिया के विकल्प के रूप में एक नैनो यूरिया का बनाया है जो कि किसानों के लिए उपलब्ध है। और ये नैनो यूरिया क्या है कि ये एक बोरी के बराबर 45 किलो की बोरी के बराबर आधा लीटर की एक बोतल काम करती है। और इस नैनो टेक्नोलॉजी से ये बनाया गया, हमारे देश में ही बना है, तो हमको कहीं बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बहुत सारे लाभ ये हैं कि एक तो जैसे वजन 45 किलो की जगह आधा लीटर, तो इसका जो परिवहन संयंत्रों से होता है उसके परिवहन में बहुत सारी कमी आएगी, हमको रैक नहीं मंगानी पड़ेगी। नैनो से क्या तात्पर्य, क्या नैनो यूरिया के अलावा भी कोई और तत्व है? नैनो यूरिया के अलावा अभी नैनो DAP भी किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध है, जिसमें कि 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जानकारी तो अभी बहुत सारी शेष है, बड़ा विषय है, लेकिन आपने जो जानकारी दी है वो भी कम नहीं है। नैनो यूरिया, नैनो DAP का किसान भाई उपयोग कर ड्रोन से भी कर सकते हैं। आशा जी आपका धन्यवाद, RKS राठौर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो में आपने पधार की थी, लोग जानकारी दी। और किसान भाइयों, आप हमसे जुड़े रहे, आप सभी के धन्यवाद के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।